नमस्कार। आज हम बीएड कोर्स में देखेंगे ज्ञान मीमांसा शिक्षा के बारे में। इससे पहले जो संबंधित हमारा वीडियो था ज्ञान मीमांसा के बारे में ही था। उसमें हमने देखा था ज्ञान की प्रकृति, स्रोत और आवश्यकता एवं महत्व को। आज हम देखेंगे कि ज्ञान मीमांसा शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए और इससे संबंधित आगे टॉपिक को देखेंगे। तो पहला नंबर है यहाँ पर, ज्ञान मीमांसा शिक्षा के द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम जैसे गुणों का विकास होता है। यानी कि इस शिक्षा के द्वारा एक बालक में आदर्शवादी विचारों का यानी गुणों का विकास होता है। वह बालक आगे जाकर ईमानदार, सत्यनिष्ठ जैसे गुणों उनमें देखने को मिलता है। दूसरा नंबर है, इस शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी में आत्म अनुभूति का विकास की जाती है। यानी कि इस शिक्षा के द्वारा एक बालक में अंतर आत्मा का विकास होता है, यानी कि उसका अंदर से विकास देखने को मिलता है। तीसरा नंबर है, इस शिक्षा के द्वारा सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षमता का विकास किया जाता है। यानी कि इस शिक्षा को बालक ग्रहण करता है तो इन विचारों को, आदर्शवादी विचारों को अपने समाज में भी प्रकट करता है, जिससे उस समाज की संस्कृति का भी विकास होता है। चौथा नंबर है, इस शिक्षा से विद्यार्थी में मानवता की भावना का विकास किया जाता है। तो इस शिक्षा के द्वारा बालक का आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मा यानी कि अंतरआत्मिक ज्ञान का बालक में विकास देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि मानवता की भावना का भी विकास होता है। बालक अपने आस पड़ोस सहयोगियों के साथ प्रेम और सहानुभूति की भाव रखता है। अगला नंबर है, पांचवा नंबर, इस शिक्षा में नैतिक एवं आध्यात्मिक गुणों के विकास पर बल दिया जाता है। तो ज्ञान मीमांसा यानी कि ज्ञान से जुड़ा हुआ ये शिक्षा है। तो इससे क्या होता है कि बालक में नैतिक यानी आदर्शवादी विचारों और आध्यात्मिक यानी आत्मा से जुड़े हुए गुणों का विकास होता है। अगला नंबर है, इस शिक्षा में शारीरिक एवं व्यक्तित्व के उत्तम विकास पर भी बल दिया जाता है। यानी कि इन सारे गुणों के साथ साथ बालक या व्यक्ति में शारीरिक और उनकी व्यक्तित्व जो है, आंतरिक व्यक्तित्व या बाह्य व्यक्तित्व है, उसका भी विकास देखने को मिलता है। अगला नंबर है, ज्ञान मीमांसा शिक्षा में मानसिक क्षमता का भी विकास होता है। ज्ञान के द्वारा बालक या व्यक्ति में उनका जो मानसिक क्षमता है उनका भी विकास देखने को मिलता है। अब जो ज्ञान मीमांसा शिक्षा से संबंधित टॉपिक जो है हमारा, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है ज्ञान मीमांसा शिक्षा का पाठ्यक्रम। इसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो ज्ञान मीमांसा पाठ्यक्रम की रचना में एक आदर्श समाज के लिए, यानी कि इसके माध्यम से एक आदर्श समाज, एक अच्छे समाज का विकास हो, उसके लिए आदर्श चरित्र को, जब बालक या व्यक्ति में आदर्श चरित्र, उनके अच्छे चरित्र रहेंगे तभी आदर्श समाज का विकास हो सकता है। तो इसके लिए आदर्श चरित्र को ध्यान में रखकर पाठ्य वस्तु को सम्मिलित किया गया है। यानी कि यहाँ पर समाज, एक आदर्श समाज का विकास हो और व्यक्ति के आदर्श चरित्र का विकास हो, इन सारे चीजों को ध्यान में रखकर पाठ्य वस्तु का निर्माण किया गया है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्यावसायिक एवं समान ज्ञान को भी ध्यान में रखा जाता है। व्यावसायिक और सामान्य जानकारी को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। इस शिक्षा में मानव की मस्तिष्क की 3 प्रमुख विशेषता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। जैसे पहला, कि व्यक्ति में जानने की इच्छा हो, हर चीज को वो जानना चाहे, ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ उसको स्वयं मतलब खुद से करके सीखे, और संवेदना की भी यहाँ पर मतलब प्रमुख विशेषता में 3 चीजों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। यानी कि व्यक्ति या बालक के संवेदना का भी विकास हो। पाठ्यक्रम के 3 उपखंड में सामाजिक विज्ञान और दूसरा विज्ञान और तीसरा सौंदर्य कला विषय के ज्ञानात्मक पक्ष को प्रधानता दी गई है। सौंदर्य कला और साहित्य विषय में भाव पक्ष को प्रधानता दी गई है। भाव को यहाँ पर प्रधानता दिया गया है एवं भाषा के प्रयोगात्मक
कला माना गया है। और इस पाठ्यक्रम में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, तौर तरीके के लिए, सामाजिक संगठन के लिए, नीतियों के लिए और शिष्टाचार के लिए विषय के द्वारा मानसिक विकास करने पर बल दिया गया है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है ज्ञान मीमांसा से संबंधित, वो है ज्ञान मीमांसा शिक्षा के अनुसार शिक्षण विधि क्या क्या होना चाहिए। तो जिसमें हम देखेंगे पहला प्रश्नोत्तर विधि होना चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि टीचर पढ़ाने के बाद बच्चों से प्रश्न करते हैं, और प्रश्न करने के फायदे ये होते हैं कि जो हमारा लेसन था उसका रिवीजन भी हो जाता है और बच्चे एक्टिव भी रहते हैं। उन्हें यह पता होता है कि उनको आंसर करना है, इसलिए जो टीचर पढ़ाते हैं उस चीज़ को वो ध्यान से सुनते हैं, ताकि टीचर जब प्रश्न करें तो उसका उत्तर वो आसानी से दे सकें। दूसरा नंबर शिक्षण विधि में जो है हमारा, वो है व्याख्यान विधि या प्रवचन विधि। व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड को प्रवचन विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि को व्यास विधि यानी व्यास विधि के नाम से भी जाना जाता है। प्रवचन विधि कहें या व्याख्यान विधि कहें या व्यास विधि कहें। इस विधि में पाठ्य वस्तु के पुष्टिकरण एवं स्पष्टीकरण पर ज्यादा बल दिया जाता है। टीचर जब व्याख्या देते हैं किसी टॉपिक पर, तो उस टॉपिक को अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें शिक्षक क्रियाशील रहते हैं, क्योंकि शिक्षक जो हैं वो लेक्चर दे रहे हैं तो वो क्रियाशील है यहाँ पर, तथा छात्र केवल श्रोता के रूप में अध्ययन करते हैं। इस समय छात्र क्या करता है कि जो लेक्चर है वो सुनता है चुपचाप से, तो श्रोता के रूप में यहाँ पर अध्ययन करता है उस लेक्चर को। इस विधि को शिक्षक केंद्रित या पाठ्य वस्तु केंद्रित विधि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव जो है, क्रियाशील जो है वो है शिक्षक, जबकि छात्र क्या है, वो श्रोतागण है। तीसरा विधि है जो ज्ञान मीमांसा शिक्षा के अनुसार, वो है स्वक्रिया विधि, यानी खुद से करके सीखना। इस विधि में छात्रों को कुछ करने के लिए अवसर दिया जाता है। इस विधि में सुनने के बजाय करने पर ज्यादा बल दिया जाता है, ताकि छात्र उसको खुद से करके सीखे। और जब व्यक्ति यानी कि छात्र जब करके सीखता है तो क्या होता है कि उस चीज को वो काफी लंबे समय तक याद रखता है, क्योंकि छात्र सभी बातों को, यहाँ पर बोला गया है, सभी बातों को जल्द भूल जाते हैं। यानी कि जो लेक्चर दिया गया है उसको क्या कर सकता है छात्र, 2 घंटे के बाद भूल भी सकता है। और की गई तत्कार्यों यानी कि जो करके सीखता है आदमी, वो काफी लंबे समय तक उसे याद रखता है, क्योंकि वो खुद किया है उस चीज को। अब चौथा नंबर है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में सीखने की क्रिया सबसे प्रभावशाली होती है। इस विधि में व्यक्तित्व और उसके प्रभाव का क्षेत्र ही एक ऐसा स्थान है जहां अनुकरण के द्वारा शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य की जानकारी प्राप्त होता है। इस विधि में आत्मक्रियाशीलता का विशेष महत्व है, और इस क्रियाशीलता से विभिन्न प्रकार की कलाकृति का सृजन होता है, और इस विधि में बालक खुद करके अनुभव करता है। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए ज्ञान मीमांसा शिक्षा दर्शन में? दार्शनिक होना चाहिए। और उसके बाद हम ज्ञान मीमांसा में आ जाते हैं। इसमें हम देखेंगे शिक्षा या विद्यालय, एक मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु, एक टॉपिक, और दूसरा ज्ञान। तो शिक्षा या ज्ञान, या हम कह सकते हैं विद्यालय या ज्ञान, मतलब ऐसे यहाँ पर बोल सकते हैं शिक्षा और ज्ञान में अंतर, या विद्यालय और ज्ञान में अंतर। तो यहाँ पर देखेंगे शिक्षा या विद्यालय एक हुआ, और यहाँ पर ज्ञान। तो इसमें अंतर क्या है? तो शिक्षा जो है एक औपचारिक क्रिया है जो विद्यालय में ही निश्चित नियम, विधि एवं सिद्धांत के आधार पर संपन्न की जाती है। शिक्षा के बारे में यहाँ पर बताया गया है, या विद्यालय के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो औपचारिक क्रिया है जो कि निश्चित नियम और विधि के अनुसार इसका संचालन किया जाता है, जो कि विद्यालय में किया जाता है। ज्ञान क्या है? अनौपचारिक प्रक्रिया है जिसे किसी भी स्थान पर किसी भी रूप में प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान लेने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं है,
व्यक्ति कहीं भी किसी भी चीज़ को या कोई मतलब दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है और एक व्यक्ति उसे देख रहा है तो उससे भी वो सीख सकता है। यानी कि कहीं भी ज्ञान को सीखा जा सकता है। लेकिन शिक्षा यह क्या है कि हम विद्यालय में जाते हैं तो सीखते हैं। लेकिन आजकल ऑनलाइन क्लास में घर में भी क्या कहा जाए इस चीज़ को, लेकिन यहाँ बुक में कहा गया है कि शिक्षा जो है वो विद्यालय में ही निश्चित नियम के अनुसार संपन्न की जाती है। अब दूसरा नंबर है शिक्षा शिक्षक के द्वारा प्रदान की जाती है, जो कि विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा या सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि शिक्षक की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है या विद्यालय प्रबंधन समिति के जो हेड लोग हैं वो टीचर की नियुक्ति करते हैं अपने विद्यालय में। जबकि ज्ञान में क्या है, ज्ञान देने के लिए सरकार के द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की जाती, व्यक्ति खुद ही ज्ञान लेता है। तीसरा नंबर है शिक्षा की व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि प्राचीन काल में शिक्षक केंद्रित शिक्षा था, लेकिन वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। ज्ञान में है कि ज्ञान प्राप्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगला नंबर है 4 नंबर, शिक्षा का संबंध शिक्षण प्रक्रिया से होता है। इसमें शिक्षक द्वारा छात्रों को शिक्षण प्रदान करके अधिगम कराया जाता है। यानी कि शिक्षक जो है छात्रों को पढ़ाते हैं यहाँ पर। और ज्ञान में है कि ज्ञान के अंतर्गत छात्र खुद ही ज्ञान प्राप्त करता है तथा साथ ही समूह के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त करके अधिगम करता है। 5वां नंबर है शिक्षा के क्षेत्र को सीमित माना गया है। इसमें अनेक विषय को पाठ्यक्रम के आधार पर विभाजित करके सीमित बना दिया जाता है। जबकि ज्ञान का क्षेत्र जो है वो काफ़ी बड़ा है। इसमें किसी प्रकार के विषय वस्तु के लिए कोई पाठ्यक्रम तैयार नहीं किया जाता। जबकि शिक्षा में क्या कहा गया है कि शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है और इसको विभाजित करके सीमित बना दिया जाता है। 6 नंबर है शिक्षा के बारे में कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने का प्रयास करता है। जबकि ज्ञान के बारे में क्या कहा गया है कि ज्ञान का रोजगार से कोई संबंध नहीं होता। ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य व्यक्ति की स्वयं की इच्छा एवं रुचि से होती है। इससे रोजगार की प्राप्ति होगी व्यक्ति नहीं सोचता है। ज्ञान में व्यक्ति ऐसा टारगेट लेकर उद्देश्य लेकर नहीं चलता है। शिक्षा की व्यवस्था में छात्र की रुचि उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। तभी क्या कर सकता है कि छात्र एजुकेशन को ले सकता है और उसे समझ सकता है। जबकि ज्ञान प्राप्ति में पूर्ण रूप से रुचि उत्पन्न होती है, यानी व्यक्ति को खुद अपने आप ही उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए रुचि उत्पन्न हो जाती है, उसमें रुचि उत्पन्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 8 नंबर है शिक्षा को वर्तमान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए सरकार द्वारा धन व्यय किया जा रहा है और अनेक प्रकार की योजना का भी संचालन किया जा रहा है। जबकि ज्ञान प्राप्ति के लिए सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं बनाई जा रही है और ना ही धन व्यय यानी खर्च किया जा रहा है। अगला नंबर देखते हैं 9 नंबर, अच्छी शिक्षा के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति निश्चित होती है। जैसे कि भारतीय शिक्षा में आदर्शवादी मूल्य के आधार पर संस्कृति एवं सभ्यता की ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति खुद ही हो जाती है। जबकि ज्ञान के लिए शिक्षा आवश्यक है, परंतु शिक्षा के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। और अगले नंबर जो है 10 नंबर, यहाँ पर है शिक्षा के लिए अनेक प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की जाती है, तभी शिक्षण संस्थान का कार्यक्रम चलता है वहाँ पर, जहाँ स्तर के अनुकूल शिक्षण की व्यवस्था संपन्न की जाती है। जैसे कि प्राथमिक स्तर के लिए अलग शिक्षण संस्थान रहता है, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अलग रहता है, उच्च माध्यमिक स्तर और माध्यमिक स्तर को शिक्षा का
केंद्र यहाँ पर माना गया है। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर को यहाँ पर शिक्षा का केंद्र माना गया है, जबकि ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी प्रकार की संस्था की स्थापना करने का जरूरत नहीं पड़ता है। जबकि शिक्षा की प्राप्ति के लिए क्या होता है कि संस्था की स्थापना करना पड़ता है, तब उसका शिक्षण संचालन अच्छे तरीके से चलता है। जबकि ज्ञान के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही कोई निश्चित स्थान निर्धारित की गई है, जबकि ज्ञान व्यक्ति स्वयं के अनुरूप स्वतः प्राप्त करता है, यानी खुद से प्राप्त करता है और कहीं भी इसको प्राप्त किया जाता है। जबकि शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है कि शिक्षा को विद्यालय में ही प्राप्त किया जा सकता है। तो आज हम देखें ज्ञान मीमांसा शिक्षा का उद्देश्य और पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए और उसकी शिक्षण विधि क्या है, उस चीज को हम देखें यहाँ पर। और विद्यालय या शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है उस चीज को हम देखें। अब जो हमारी आगे की वीडियो रहेगी वो टीचिंग के बारे में रहेगी, शिक्षण के बारे में हम पूरा जानेंगे कि शिक्षण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकार क्या है, शिक्षण सूत्र क्या है, उन सारे चीज़ों को हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।